बात करेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस स्क्रैच से शुरू कैसे करना है, और इसमें ये थोड़ी सी सबसे बात इम्पोर्टेंट करेंगे। पॉइंट है जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कंपनी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे जर्मनी के अंदर, वैट क्या है, उसके लीगल इश्यूज क्या हैं, और कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं, और क्या इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, कितने पैसे हमें दरकार हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो कंपनी फॉर्मेशन जो है जर्मनी में हमें पता है कि कई किस्म की होती है, लेकिन मेनली हम डिस्कस करेंगे सिर्फ दो टाइप्स उसमें डिस्कस करेंगे। एक उगे गेम और दूसरी जो है वो आइंसुलुंटरनेमन है। तो उगे और गेम बेसिकली ये हम इसलिए चूज करते हैं कि हम अपनी लाइबिलिटीज को लिमिटाइज कर सकें। लाइबिलिटी से मुराद है कि गेम में हम 25,000 यूरो बैंक डिपॉजिट करवाते हैं, तो हमारी 25,000 यूरो की लाइबिलिटी होती है कि इन केस कोई खुदा ना ख्वास्ता नुकसान हो जाता है, कोई हमारे ऊपर क्लेम हो जाता है लाइक 50,000 यूरोज, 100,000 यूरोज, तो हम वो पे कहाँ से करेंगे? तो वी आर नॉट लाइबल ऑफ दैट ऑल अमाउंट। हम सिर्फ 25,000 यूरो के लाइबल होंगे के एम पे में। लेकिन जब यूजी है या उगे है, उसमें हम 1 यूरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 यूरो रिकमेंडेड नहीं है, मतलब कम से कम 500,000 यूरो से करें। तो वो थोड़ा सा ना सेंसिबल प्ले करना चाहिए। तो उसमें हमारी लाइबिलिटी उतने की बन जाएगी। इवन 1 यूरो इज गुड इनफ, लीगली हम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो लेकिन मतलब आप 100 यूरो 500 यूरो से भी अपनी लाइबिलिटी को स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट इन लो, कि हम अपना रिस्क लिमिटाइज कर रहे हैं। इसके कंपेरेटिवली आइंसुलुंटरनेमन में क्या होता है कि हम अपनी पूरी जो हमारे पास कहते हैं कि एसेट्स हैं, चाहे वो हमारा घर है, चाहे हमारी कार है, चाहे हमारा बैंक अकाउंट्स में कैश पड़ा हुआ है, या चाहे घर में हमारे पास वैल्यूएबल चीज़ें पड़ी हैं, ज्वेलरी या वट एवर वी हैव वी पोजेस, वो हम सब कुछ रिस्क पे लगा देते हैं कि आइंसुलुंटरनेमन में अगर 1 मिलियन का यूरो का भी नुकसान हो या 10,000 यूरो का भी नुकसान हो, वो हमने देना ही देना है, उससे हमें छूट बिल्कुल नहीं है। हमारी लाइबिलिटी कंप्लीट लॉस की है, उसमें लिमिटेड नहीं है लॉस जो है ना। तो बिल्कुल इसलिए इन दो चीज़ों में हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कब हमने आइंसुलुंटरनेमन करवानी है और कब हमने उगे या GmbH करवानी है। बिल्कुल। इसको मैं कुछ अपने अल्फाज में भी बताता हूँ ताकि मजीद समझ आ जाए लोगों को। ये जो GmbH है जिसमें आप जॉब्स कर होते हैं, GmbH ज़्यादातर लोग या पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड होती है, क्योंकि मैंने भी आइंसुलुंटरनेमन और उगी और पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर किए सॉफ्टवेयर में। तो बेसिकली जो गेम नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वो आपका 25,000 कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन लेट्स सपोज आप कह रहे हैं बिगिनर हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो ये जर्नी में आपका अपॉर्चुनिटी है कि आप मिनी GmbH यानी कि ऊजी रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह उन्होंने कहा वो 1 यूरो से भी शुरू हो जाती है। इसमें और दूसरे में फ़र्क यह है कि लेट सपोज मैंने कंपनी खोली, आपने कोई कंपनी खोली, और लेट सपोज आपने किसी और को प्राइवेसी का प्रॉब्लम आ गया या कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम आ गया, और आपके पास आपने इन्वेस्ट ही 1,000 यूरो भी किया था कंपनी में, ठीक है, और वो जो दूसरी कंपनी वो आपको जुर्माना कर देती है कि भाई ये तो हमारे कॉपीराइट्स का इशू था या वट एवर, वो कह देते हैं आपको यार हम आपको 40,000 यूरो का जुर्माना कर देते हैं। ठीक है, अब अगर यूजी है रजिस्टर, तो 40,000 इसके पास है ही नहीं इवेंचुअली, और आपको बहुत बड़ा लॉस, तो वो 40,000 ले नहीं सकते आप, कंपनी का दिवालिया हो गया, कंपनी बंद हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने आइंसुलुंटरनेमन है, यानी कि जिसे कहते हैं जो नॉर्मली जिस तरह आप किराना की दुकान पाकिस्तान में खोलते हैं या नॉर्मली आप यहाँ पे भी कहते हैं मैं अपने नाम के, तो आप पर्सनली लायबल होते हैं। अब आपने चाहे उसमें 1,000 यूरो बनाया हो, लेकिन 40,000 का जुर्माना आपने देना ही देना है, वो आप पर्सनली लायबल है। जिस तरह आप किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट करते हैं या कोई और प्रॉब्लम लाइफ में जो आप पर्सनल चीज का नुकसान किसी का करते हैं, आप पर्सनली लायबल होते हैं। इस तरह आइंसुलुंटरनेमन में आप पर्सनली लायबल है। तो कंपनी नॉर्मली हमेशा रिकमेंडेड है कि आइंसुलुंटरनेमन ना खोली जाए नॉर्मली, लेकिन इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप उसमें भी इंश्योरेंसेस वगैरह भी होती हैं कि आप लेकर कर सकते हैं, इस पर फराज बात करेंगे। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि यूजी और GmbH में ये इसमें आप पर्सनली लायबल नहीं होते, आपकी कंपनी लायबल होती है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है जिसके आप बेशक मालिक होते हैं, ठीक। और आइंसुलुंटरनेमन में आप पर्सनली लायबल होते इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड कर दूँ थोड़ा सा आसान करने के लिए, बल्कि वो आगे आएगा पॉइंट, अभी कंफ्यूजन ना हो जाए पीएस और होलसेल का, तो उसमें कर देते हैं फिर। हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन इन जर्मनी, ठीक है। अगर ये जो आइंसुलुंटरनेमन है ये स्टार्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि आप, और इसके लिए कोई बैंक अकाउंट भी नहीं चाहिए होता कंपनी का। आप पर्सनली फिनांसा में जाएं, वो एक छोटा सा फॉर्म फिल करें, और 40 या 50 यूरो फीस होती है, आपकी कंपनी उसी दिन रजिस्टर हो जाती है। तो आपको वो कुछ दिनों बाद टैक्स नंबर वगैरह आ जाता है, ठीक है। फ्रांस, ये आइंसुलुंटरनेमन हो गई, ठीक है। जो होती है यूजी या GmbH, इसका प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप जाएंगे नोटार के पास, वो उससे पहले आपको एक
बिजनेस प्लानिंग के उसका दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन या जर्मन में साठसून बनाना होगा अपनी कंपनी का। उसमें आपने देखना होगा आपके पास कोई पार्टनर्स हैं कि नहीं हैं, वो साथ जाएंगे, वापस में शेयर्स लेकर जाएंगे। नोटार की फीस मिनिमम 300-400 यूरो होती है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो 1000 तक भी जाती है। और साठसून वो नहीं बना के देगा आपको पहले, यानी कि उसका दस्तूर वो अपनाने के लिए आपको लॉयर की सर्विस भी लेनी पड़ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लगेंगे तकरीबन मतलब लेट सपोज मिनिमम भी 400-500 यूरो यूजी के लिए आपने दिए नोटार को। उसके बाद चंद हफ्तों के बाद आपको सिटी से रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आएगी, फिर आप फाइनेंस को रब्ता करेंगे, फिर आपके पास टैक्स नंबर आएगा और आपने कंपनी का बैंक अकाउंट वगैरह खोलना है। थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन सारा का सारा 4 से 6 हफ्ते में हो जाता है। और इसमें भी एग्जैक्ट स्टेप्स अगर आप पूछना चाहें तो हम आपको इसमें भी जो है बिल्कुल गाइड करेंगे। ठीक है जी। फराज, नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आप बताना चाहेंगे कि ई कॉमर्स के लिए कौन सी होगी? मैं ये क्वेश्चन पूछा ये मैं चाह रहा हूँ कि जब हम बिजनेस मॉडल डिस्कस करें तो उसमें मैं फिर बता दूंगा कि बिल्कुल कौन सी कंपनी में सूट करती है, वो क्लियर हो जाएगा फिर क्यों वजह के साथ। सही। अच्छा, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स फराज ने मेंशन किए हैं। अब हम बात करेंगे टैक्स के ऊपर कि टैक्स नंबर, और लोग टैक्स के वाले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो क्या टैक्स है, शादीशुदा सिंगल, फिर ये वैट नंबर क्या होता है, या मेरवा स्टोर आईडी क्या होती है, और इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, फिर ईओरी नंबर क्या होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो होता है। तो इस हवाले से भी फराज थोड़ा सा गाइड करें। टैक्स नंबर बेसिकली सबको पता है कि जर्मनी में टैक्स की सख्ती है और हर बंदे को जो भी वहाँ पे जॉब करता है तो उसको एक टैक्स आईडी दे दी जाती है। वो वैसे नॉर्मल केसेस में हमें पर्सनल टैक्स आईडी मिलती है, यानी वो हमारे पर्सनल होती है, पर्सनल बिलोंगिंग, तो पर्सनल बिलोंग करती है हमें। लेकिन जब हम कंपनी रजिस्टर करवाते हैं जैसे उगे या गे एम पे हाथ करते हैं तो फिर हमें कंपनी का टैक्स नंबर मिलता है, कंपनी का टैक्स आईडी मिलता है। तो इन दोनों में फिर फ़र्क आ जाता है कि एनुअली जो है हम फिर दो तरह की टैक्स डिक्लेरेशन करवाते हैं अगर हम बिजनेस कर रहे हैं। और उसमें एक तो मेरी जो पर्सनल इनकम है, मैं जो भी मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ अपने बिजनेस से, उसमें वो मेरी पर्सनल इनकम है, तो उसमें मैं Einkommenssteuer वो जमा करवाऊंगा, मतलब वो जो डिक्लेरेशन है वो हम करेंगे। और सेकंड जो है फिर कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है उसमें, जो हम कंपनी के नाम पे देंगे। तो जैसे ही हम बिजनेस करेंगे तो हमें इन दो टैक्सेस का पता होना चाहिए कि एक तो हमारा पर्सनल मतलब Einkommenssteuer होगा और दूसरा जो है Gewerbesteuer आ जाता है। और ये चीज़ हो गई। अच्छा, Gewerbesteuer भी हर कंपनी का नहीं होता, जैसे Einzelunternehmen है उन्हें Eintragung उसका Gewerbesteuer नहीं होगा, लेकिन अगर mit Eintragung है तो उसका Gewerbesteuer आ जाता है फिर। तो ये थोड़े से फाइन डिफरेंसेस हैं, लेकिन इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बेसिकली ये चीज़ ध्यान में रखें कि दो टैक्स की किस्म टाइप्स होंगी जो हमने जमा करवाने हैं, एक Gewerbesteuer होगा और एक हमारा पर्सनल Einkommenssteuer को जो है वो हमने डिक्लेयर करना है। इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है ये वैट नंबर, ठीक है, वैल्यू एडिशन टैक्स इसको कहते हैं। और जर्मन में इसके दो नाम है, Umsatzsteuer Identifikationsnummer भी इसे कहते हैं, और दूसरा इसको लोकल जब हम बाइंग करते हैं तो उसको मेयर वेट स्टोयर भी कहते हैं ना, वो बाइंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो उसको फिर Umsatzsteuer Identifikationsnummer उसको कहते हैं, वैट नंबर को। ये दोनों सेम ही है बेसिकली। जैसे हमें पता है जर्मनी में काफ़ी चीज़ों के ऊपर 19% वैट है, और मेडिसिन और कुछ लेबल्स मीटर या फूड आइटम्स जो हैं उन पे 7% वैट दिया जाता है। तो जैसे ही हम बिजनेस रजिस्टर करवाएंगे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है या उगे या गे एम पे है, तो वैट हमें देना पड़ेगा अमेजोन के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर कन्वेंशनल बिजनेस करना है, जैसे किसी ने कियोस्क खोलना है या छोटी शॉप खोलनी है जिसका टर्नओवर साल में 22,000 से ज़्यादा ना हो, तो वो वैट फ्री भी जा सकते हैं, वैट फ्री भी रह सकते हैं, उन्हें वैट नंबर नहीं चाहिए। लेकिन जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो उस पर अमेजोन ने मस्ट किया हुआ है कि एवरी बायर मस्ट हैव वैट नंबर। तो इसलिए चाहे हम सोल प्रोप्राइटर हैं, चाहे हम उगे या गेम पे फॉर्म करते हैं, तो हमें वैट नंबर चाहिए ही होगा। तो ये ऑलवेज स्टार्ट्स विद डीई, डीई स्टैंड्स फॉर जर्मनी। इसी तरह लुक्समबर्ग का है तो वो LU से स्टार्ट होगा, बेल्जियम का है तो वो बेल्जियम का जो BE है उससे स्टार्ट होगा, नीदरलैंड है तो NL से स्टार्ट होता है। तो ये वैट नंबर की बहुत आसान पहचान है कि ये उस मुल्क के कोड के साथ स्टार्ट होता है यूरोप के अंदर। तो वैट जो है ये हम फाइल करते हैं, इसमें जब हम वैट नंबर लेते हैं तो वैट नंबर जिस लेटर पे आता है वहाँ पे लिखा भी होता है फिनांस हमने कि हमने इसको मंथली फाइल करना है,
हमने इसको क्वार्टरली फाइल करना है, ईयरली फाइल करना है या हाफ ईयरली फाइल करना है। ये 4 ऑप्शन होती हैं और फिनांस हम इसको खुद चूज करता है। और जब फिनांस हम देखता है कि हम ज़्यादा वैट कलेक्ट नहीं कर रहे या ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहे, तो वो हमें खुद ही ऑप्शन दे देता है आफ्टर फ्यू सबमिशंस कि आप जो है बेशक मंथली ना करवाएं, क्वार्टरली करवा दें या ईयरली करवा दें या हाफ ईयरली करवा दें। तो ये ऑप्शन जो है फिनांस हम देता है, इसमें हम खुद से चूज नहीं कर सकते। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी ऑप्शन फिनांस हमने दी है। ये उसी लेटर के अंदर नॉर्मली आता है जिसमें वैट नंबर भी आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है EORI नंबर है, इसको डेक्स नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में, और जर्मन में इसका एक और नाम है सोल नंबर। सोल नंबर और डेक्स नंबर, इंग्लिश में डेक्स नंबर और जर्मन में सोल नंबर, और इसका कमर्शियल नाम है EORI नंबर। तो ये नंबर हमें सिर्फ उस सूरत में चाहिए अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप से बाहर। अगर हम विद इन यूरोप बाइंग कर रहे हैं तो हमें वैट सफिशिएंट है। अगर हम यूरोप से बाहर जाते हैं, जैसे ही हम यूरोप से बाहर जाके सेल करते हैं या खरीदते हैं, तो हमें EORI नंबर चाहिए, क्योंकि उसमें फिर कस्टम का डिपार्टमेंट वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर हमें कस्टम नंबर चाहिए होगा। तो दीज आर ऑल नंबर्स विच कैन बी अप्लाइड इजीली ऑनलाइन, और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये नंबर कलेक्ट करने में। मतलब विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक्स हमें ये सब कुछ मिल जाता है अगर हम जर्मनी में रहते हैं और जर्मनी में ही हमारी रजिस्ट्रेशन है। तो ये बेसिकली ये 3 नंबर हैं जो हमें चाहिए, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे रास्ते में हाइड होती है अमेजोन या ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करते हो। बिल्कुल। और इसमें छोटी एडिशन है कि जो वैट है ये आप लोग खुद भी फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन ना, elster.de पे जो ऑनलाइन डिजिटल है, वरना आपके टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू आप लोग फाइल कर सकते हैं। तो वैट का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, यानी ये इसमें इसका इससे भी ताल्लुक नहीं कि आपकी इनकम ज़्यादा है कम। आपने जितनी भी चीज़ बेची है उसके अंदर अगर 19% वैट था, यानी कि वो 19 जो भी चीज़ बेची है उस पर 19% वैट है, वो सारा वैट आप इस टेबल में लिख लें कि अच्छा इतना मैंने वैट है, ये हुकूमत को देना ही देना है। लेकिन इसी के साथ आपने कोई चीज़ें काफ़ी बाय भी की होंगी, जब बाय करते हैं फिर ही बेचते हैं, तो बाय करते हुए आपने 19% वैट किसी और को पे भी किया है, तो जो पे किया वाली अमाउंट है वो नॉर्मली ज़्यादातर कम ही होती है, लेकिन वो यानी कि वो अमाउंट माइनस कर देंगे और फिर जो बैलेंस है ना वो आप पे करते हैं। ठीक हो गया जी। अब बड़ा इम्पोर्टेंट, अच्छा, ये जो है ना, अब हम स्टार्ट करें ई-कॉमर्स के साथ। अभी तक तो हम करते हैं कि लीगल इश्यूज क्या है, कंपनी फॉर्मेशन क्या है। अब हम आ रहे हैं मॉडल्स के ऊपर कि हमारे पास कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं ई-कॉमर्स में काम करने के लिए। तो इसमें सबसे जो टॉप ऑफ द प्रायोरिटी है वो है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन प्राइवेट लेबल। अच्छा, हम जब भी बात करते हैं ना, हम FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी हमने जब चीज़ें मंगवाई हमने वो सारा कुछ अमेजोन के हैंड ओवर कर दिया कि आप इसको स्टोर करें, और जैसे ही और हम इसको लिस्ट करेंगे अमेजोन के ऊपर, हम अपना जो है इसको मार्केटिंग करेंगे अमेजोन के ऊपर। लोग जैसे ही सेल बाय करेंगे तो अमेजोन उसको पिक एंड पैक भी करके देगा, यानी हमने कुछ नहीं करना। हमने अपना स्टॉक अमेजोन को दे दिया, अमेजोन ने उसको स्टोर कर लिया, और जैसे ही कोई ऑर्डर आता है अमेजोन के ऊपर, हम जैसे भी मार्केटिंग करते हैं ऑर्डर आएगा तो अमेजोन उसको पिक एंड पैक भी कर देगा। तो दिस स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इस स्टोरेज से लेके पिक एंड जो है शिप तक अमेजोन सारी सर्विसेज देगा। और प्राइवेट लेबल जो है ये स्टैंड्स फॉर कि हम अपना एक ब्रांड बना रहे हैं। प्राइवेट लेबल है, वो मेरा प्राइवेट लेबल है जो मेरी कंपनी के नाम पे हमने रजिस्टर करवाया है, ठीक है। तो उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। जैसे नाइकी है, अडिडास है, या कोका कोला है, कोक है, पेप्सी है, ये सारे प्राइवेट लेबल्स हैं। तो ये ई कॉमर्स जो है हमें भी ऑप्शन दे रहा है कि हम अपना ब्रांड बनाएं, अपना एसेट बनाएं। तो प्राइवेट लेबल इज एन एसेट बिल्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम अपना एसेट बना सकते हैं कि जिसको हम ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स या 2 ईयर्स या 10 ईयर्स हम उसको चलाएं, उसकी वर्थ बनाएं, और उसको हम सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सेलिंग भी बड़े मजे की है कि अगर हमारा प्रॉफिट, हम यहाँ आ गए कि मंथली प्रॉफिट हमारा 6 मंथ का, लेट्स से कि 3000 यूरो या 5000 यूरो मंथली प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 6 मंथ, और हम इसको फ्लिप करना चाहते हैं, तो हम कितने पे बेच सकते हैं? तो इट इज लाइक 20 टाइम्स टू 35 टाइम्स, कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है लोगों को, तो वो इसको बिड कर सकते हैं कि हम आपको इसका मिनिमम 20 टाइम्स का पे करेंगे और मैक्सिमम 35 टाइम्स। इवन अगर उसमें पोटेंशियल ज्यादा है तो आपको ज्यादा भी बिड हो सकता है, लेकिन एवरेज इज 20 टू 35 टाइम्स, यानी
अगर हम 25 को भी एवरेज गिने, 25 टाइम्स को भी एवरेज गिने, तो 5,000 का 25 हो जाएगा सवा या लाख ब्रांड यूरो। बेचने की बात कर रहे हैं, अगर हम ब्रांड जी जी, बेचना। जब हम फ्लिप करेंगे ब्रांड अपना किसी और को दे देंगे, तो हमें वो 5,000 प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर 1,25,000 तक जो ना हमें पैसे मिल सकते हैं उसके ऊपर। इवन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो हम उसका ज्यादा भी डिमांड कर सकते हैं। तो दैट्स द पोटेंशियल ऑफ प्राइवेट लेबल, कि क्यों हम प्राइवेट लेबल के ऊपर फोकस करते हैं, कि प्राइवेट लेबल इज अवर ओन एसेट, कि जो हम सेल कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, और एक अच्छी हैंडसम अमाउंट हम अपने हाथ में लेके नया प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये प्राइवेट लेबल है। दूसरा जो मॉडल है, अच्छा इसमें तो मैं बता दूं, प्राइवेट लेबल के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है टेस्टिंग पर्पस, वो 5,000 यूरो भी काफी है, लेकिन जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। लेकिन अगर आपने प्रॉपर करना है प्राइवेट लेबल, तो यू नीड मिनिमम ऑफ 10,000 यूरोज। अच्छा, वो 10,000 यूरोज की भी बड़ी अच्छी एक ना कहानी है कि ये कैसे खर्च होंगे। ये एकदम नहीं खर्च हो जाएंगे, ठीक है। इट विल टेक यू अबाउट 6 मंथ्स, जिसमें आपने ये 10,000 यूरो खर्च करने हैं। यानी आपने 10,000 यूरो को साइड पे कर देना है, लेकिन ये शुरू में लगेंगे नहीं। इसमें जो है रिस्क फैक्टर जो है, इट इज ओनली 20 to 40%। अच्छा, रिस्क क्या होता है कि जी मैं शुरू तो कर रहा हूँ, मेरा कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, क्या मेरे 10 के 10,000 डूब जाएंगे या क्या होगा ना। ये बहुत बड़ा कंसर्न आता है हम लोगों के ज़हन में कि क्या होगा, 10,000 हम साइड पे करें, सारे डूब जाएगा या क्या होगा। तो ये मैं आपको ना बताना चाहता हूँ कि हम प्राइवेट लेवल पे प्रोडक्ट को हंट करते हैं, सारा कुछ बहुत केयरफुली होता है, सोर्सिंग होती है कि वी गिव अवर बेस्ट कि हम कामयाब हों, ठीक है। लेकिन वी नेवर नो विच वे इट गोज, कि जब हम लाइव जाएंगे तो क्या होगा ना। इट कैन गो अप साइड और डाउन साइड, एनी साइड। तो उस पर क्या होता है कि जैसे ही हम पहली इन्वेंट्री को सेल करना शुरू करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा जो प्लान है सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और पहली इन्वेंट्री हम ज्यादा नहीं मंगवाते, वो कभी भी जो है वो आप 100 200 300 पीसीस से ज्यादा नहीं मंगवाते। तो उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम भी अगर हम बात करें ना, मैक्सिमम भी तो हमारी हाफ जो है वो 5,000 यूरो चली जाती है। मतलब हम उसे पे कर देते हैं या हमारी कॉस्ट होती है, और वही हमारे 5,000 यूरो बेसिकली रिस्क के ऊपर होते हैं, और वो भी 100% नहीं, ठीक है। 100% लॉस नहीं होगा हमें उसमें भी हमें मैक्सिमम जो लॉस है वो 20 to 25 30% हो सकता है, कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने काउंट की है वो शायद ना हो, हमें ब्रेक इवन पे सेल करना पड़ जाए, ठीक है। ब्रेक इवन से नीचे तो कोई भी सस्ता नहीं होगा ना हमारे से उस लिस्टिंग के अंदर। तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और रिस्क जो है वो सेम है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर टेस्टिंग पर्पज इज 5,000 यूरोज। लेकिन अगर आप उसको फिर आप देखते हैं कि भाई पहली लिस्टिंग बड़ी अच्छी गई है, हमें फौरी कुछ करना चाहिए, तो आपको अमेजोन फौरी पैसे नहीं देता ना। तो इसलिए हमने वो 5,000 यूरो एक्स्ट्रा साइड पे रखे हुए हैं, कि जैसे ही हम देखें हमारी लिस्टिंग वर्क कर रही है, हमारी प्रोडक्ट बिक रही है, हम जो ना फटाफट 5,000 यूरो उसमें से देखें हम कितनी इन्वेंट्री और उठा सकते हैं। तो रिस्क जो है उसमें सिर्फ आपका जो है इनिशियल फर्स्ट इन्वेंट्री का रिस्क है, उसके अलावा कोई रिस्क उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कि 10,000 यूरो अगर आपने साइड पे किए हैं, डजंट मीन कि आपका लॉस भी 10,000 यूरो का होगा। मतलब लॉस इज मैक्सिमम 2 से 3,000 यूरो का आपका लॉस हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपका वो लॉस हो। सही सही। अच्छा, अब जो सेकंड इसमें मॉडल है उसको हम कहते हैं FBA, होल सेल। अच्छा, होल सेल क्या होता है? होल सेल ये होता है कि हम जर्मनी के अंदर बैठे हैं, जर्मनी में बहुत से इंपोर्टर्स हैं, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम उनसे बल्क में क्वांटिटी उठा लें। बल्क से मुराद है हम किसी से 50 पीस एक चीज़ को उठा लें, 50 पीस किसी और चीज़ को उठा लें, 100 पीस किसी और चीज़ के उठा लें, तो उसको हम लोकली सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम होलसेल कहते हैं, कि जो हम लोकल मार्केट से बाय करते हैं, थोड़े थोड़े पीसेस को या थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स को हम बाय कर लेते हैं और उसको अमेजोन पे सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम होलसेल कहते हैं। होलसेल की मजे की बात है कि इसको हम कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि इसको हम 2 से 3 हजार यूरो में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी से खरीद रहे हैं जिसका वो ब्रांड है, जिसका वो प्राइवेट लेबल है, हम उससे खरीद के आगे सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें हम वो चीजें टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छी सेल हो रही हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे नाइकी है, एडिडास है, या इस तरह के जो फेमस ब्रांड हैं जो अच्छे रनिंग में है, हम उनको खरीदते हैं। तो हमारा इसमें लॉस का चांस और कम हो जाता है और मिनिमम हो जाता है। लेकिन इसमें हम जो ना फ्लिप नहीं कर सकते इतनी जल्दी, इतनी आसानी से। और इसमें अगर हम फ्लिप करें भी तो हमें इतना फायदा नहीं होता जितना फायदा हम प्राइवेट लेवल में लेते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उनके पास
कितने पैसे हैं, क्या टारगेट है उनका, क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और कैसे वो अपने आप को देखते हैं आफ्टर 2 इयर्स, तो वो अपना डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने प्राइवेट लेवल करना है या होलसेल करना है। सही सही, बिल्कुल। इस पे हम तफसील बाद में अगली स्लाइड पे हम चले जाएं। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अब हम मॉडल्स के ऊपर है, तो मैं कंपनी फॉर्मेशन पे वापस आ रहा हूँ कि हमें कौन सी कंपनी सूट करती है, क्योंकि ये 2 बिजनेस मॉडल्स हैं, तो इनमें हम कौन सी कंपनी को अपना मॉडल बनाएंगे ना, अपना फॉर्म बनाए, कौन सी कंपनी फॉर्म में हम जाएंगे ना। जब पीएल जो ना, उस पर अब पता है हमें, हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हमें कोई ना कोई कॉपीराइट भी आ सकता है, कोई ना कोई क्लेम भी आ सकता है, तो वो डायरेक्टली हमें आएगा क्योंकि हम ब्रांड ओनर हैं, तो हमें वो क्लेम आएगा। तो इसलिए पीएल के अंदर आप याद रखें कि हमेशा ये आप असूल बना दें कि हमेशा आपने कम से कम यूगे से स्टार्ट करना है, यूजी से स्टार्ट करना है, अपनी लाइबिलिटी को मिनिमम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास गेम पे के पैसे नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है गेम पे, जब आपके पास ऑप्शन है उगे की, तो उगे करें, 500 यूरो से कर लें, 1000 यूरो से कर लें, ताकि आपकी लाइबिलिटी जो है मिनिमम हो जाए। तो पीएल आपने हमेशा उगे से करनी है। वेयर एज होलसेल में आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि होलसेल में हम किसी का ब्रांड सेल कर रहे हैं, तो उसमें हमारा रिस्क नहीं है कि अगर खुदा ना खासा कोई क्लेम आता है, कोई कॉपीराइट का इशू आता है, तो ब्रांड ओनर जो है वो इसको डील करेगा, हम उसे एज अ रीसेलर डील नहीं करेंगे। तो होलसेल में हम आइंसुल unternehmen भी जा सकते हैं, उगे भी कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पीएल में आपने हमेशा हमेशा उगे पे जाना है। सही, बहुत अच्छा मशवरा दिया।